तो जुलाई 2025 और सीरिया एक बार फिर से मतलब पूरी दुनिया की नज़र में है। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हाल की घटनाओं पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही है कि समझा जाए कि सीरिया फिर से इतने बड़े टकराव का हॉटस्पॉट क्यों बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्थिति सच कहूँ तो काफ़ी उलझी हुई है। जी। इसमें आप देखें तो क्षेत्रीय ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और फिर इसका मानवीय और आर्थिक असर भी है। ये सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं है अब। असल में ये तेहरान, तेल अवीव और मॉस्को के बीच का एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले इसी पर आते हैं। ये जो इजराइल और ईरान का तनाव है, जुलाई में कई बार खबरें आई कि इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट पर, फिर अलेप्पो और होम्स के पास भी हवाई हमले किए। जी। और इजराइल का कहना है कि ये वो ठिकाने थे जहां से ईरान अपने सहयोगी हिजबुल्लाह और दूसरे समूहों को हथियार पहुंचा रहा था। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है या कहें कि चिंता की बात है वो ये है कि इजराइल दक्षिणी सीरिया में ईरान की बढ़ती मौजूदगी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। उन्हें लगता है कि ये उनके बॉर्डर के बहुत करीब हो रहा है। तो ये हमले एक तरह से ईरान को वहाँ पैर जमाने से रोकने की कोशिश है। हम्म। और साथ ही हमें ये भी संकेत मिल रहे हैं कि ईरान रूस सीरिया की जो धुरी है वो शायद और मजबूत हो रही है। रूस ने और S-400 मिसाइल सिस्टम्स लगाए हैं। ये काफ़ी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इससे सीरिया के आसमान में ऑपरेशन करना और मुश्किल हो गया है। और ईरान भी सीरियाई लड़ाकों को ज़्यादा आक्रामक ट्रेनिंग दे रहा है। तो मतलब एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का खतरा और बढ़ गया है। बिल्कुल, एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक प्रॉक्सी युद्ध का मैदान बनने का डर तो है ही, जिसमें दूसरे खिलाड़ी भी खिंच सकते हैं। अच्छा, तो एक तरफ ये ईरान रूस सीरिया का गठजोड़ है, लेकिन सीरिया में और भी तो प्लेयर्स हैं। तुर्की का क्या रुख है? उत्तरी सीरिया में भी तो तनाव की खबरें थीं। हाँ, बिल्कुल। उत्तरी सीरिया में जहाँ कुर्दिश नियंत्रण वाले इलाके हैं, वहाँ अमेरिकी ड्रोन और खबरों के मुताबिक इजरायली जेट्स ने भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इस पर तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि वो जवाब दे सकता है। तुर्की अपनी सीमा सुरक्षा और सीरियाई कुर्दों के असर को लेकर हमेशा से ही काफी सेंसिटिव रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर तो आम लोगों पर पड़ रहा होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे भारी कीमत आम सीरियाई ही चुका रहे हैं। इदलिब और अलेप्पो जैसे इलाकों में मानवीय संकट लगातार गहरा रहा है। हाल की बमबारी को ही लें तो पता चला है कि करीब 15,000 से ज्यादा लोग फिर से विस्थापित हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो शायद पहले भी कई बार अपना घर छोड़ चुके हैं। 15,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यूएन भी तो चेतावनी दे रहा है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र लगातार कह रहा है कि एक बड़ी मानवीय तबाही सामने खड़ी है, खासकर इसलिए भी कि जो जरूरी मदद है, जैसे खाना, दवाइयाँ, वो कई बार सीमा पर राजनीति की वजह से अटक जाती है। शरणार्थी शिविरों में हालात बहुत खराब है। खाने, ईंधन, मेडिकल सप्लाई, सब चीज़ों की भारी कमी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन लाखों लोगों का होगा क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है कि इनका भविष्य क्या है। और ये जो क्षेत्रीय तनाव है, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा, खासकर अर्थव्यवस्था पर। हाँ, बिल्कुल। ये असर वैश्विक स्तर पर महसूस हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, खासकर सीरिया और ईरान को लेकर, कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। पिछले 2 हफ्तों में ही देख लें तो 7% से ज्यादा का उछाल आया है। 7%? ये तो काफी ज्यादा है। जी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है महंगाई बढ़ सकती है, लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी और ईंधन की कमी का खतरा भी है। भारत जैसी जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन पर इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोशिशें हो रही हैं इसे रोकने की? देखिए, संयुक्त राष्ट्र तो लगातार युद्ध विराम और मानवीय मदद के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने की अपील कर रहा है। नेटो जैसे संगठन भी हैं जो चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सीरिया में फिर से फुल स्केल लड़ाई छिड़ती है तो ये आग इस क्षेत्र से बाहर भी फैल सकती है। और भारत जैसे देश जो ऊर्जा के बड़े उपभोक्ता हैं, वो जाहिर है चाहेंगे कि कूटनीति से तनाव कम हो ताकि तेल बाजार में कोई बड़ा भूचाल ना आए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीरिया एक बहुत ही जटिल पहेली बन गया है। एक तरफ इजराइल ईरान की सीधी दुश्मनी है, दूसरी तरफ रूस की भूमिका बढ़ रही है, तुर्की के अपने हित हैं, और इन सब के बीच एक भयानक मानवीय त्रासदी चल रही है जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पे जा रहा है।
हाँ बिल्कुल। और जो स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इस पूरी उलझी हुई स्थिति में जहाँ इतनी सारी रीजनल और ग्लोबल ताकतें आपस में भिड़ी हुई हैं वहाँ युद्ध विराम और बातचीत की अपीलों के अलावा क्या सच में कोई ऐसा ठोस प्रभावी तरीका है जिससे इस तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और ज्यादा सोचने और काम करने की जरूरत है।